नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी सृजन अकेडमी पर। तो हम आज देखेंगे जो है उच्च शिक्षा विभाग में जो लैब टेक्नीशियन एग्जाम का जो एग्ज़ाम है आपका 29 सितंबर को, उसके लिए हम होम साइंस का जो है आज देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है होम साइंस का और ये चौथा पार्ट है। पार्ट 1, 2, 3 तीनों निकल चुका है और ये चौथा पार्ट है। और ये 2024 में, देखिए ध्यान रखिएगा, 2024 में जो व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर सेट एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन पेपर है ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए। तो चलिए हम देखेंगे। और शुरू करने से पहले ध्यान रखिएगा कि हम जो है इसे केवल प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा। आप अपने नोट बुक से अध्ययन कीजिए 11th 12th का। ये मैं बहुत बार बोलता हूँ, बाद में आप कमेंट करते हैं कि सर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा नहीं है, इसमें हम अपना तैयारी देखें, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ये भी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। 51 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर तक पार्ट 3 में कर लिए हैं, ये 51 से है। तो देखिए, उत्पादन एक अंतः विषय गतिविधि के 3 केंद्रित कार्य हैं। देखिए, उत्पादन विकास के एक अंतः विषय गतिविधि के 3 केंद्रित कार्य हैं। तो 51 का कौन सा है? डिजाइन, बिक्री और मार्केटिंग। ये नहीं है, डिजाइन, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 51 का बी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, देखिए सिक बिल्डिंग। यहाँ पे सिक बिल्डिंग सिंड्रोम किन कारणों से होता है? तो देखिए, ये कूट में आंसर पूछा गया है 52 नंबर का, और कूट में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तेल जलना, ये भी आएगा। फिर उसके बाद है आपका अगरबत्ती जलना, फिर गैस गीजर, ये भी आएगा। ए बी सी। और बाहर की वायु का आना ये नहीं होगा, क्योंकि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के लिए किन कारणों से होता है ये? तो ये बाहर की वायु आना, ये वायु आना ये नहीं होगा। घर में नमी का होना ये भी उसका कारण है, बिल्डिंग सिंड्रोम का, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का। और अगला है रूम फ्रेशनर एवं लिक्विड मॉस्किटो रिफिल, ये भी है। और सूर्य की रोशनी का आना। तो देखिए दो चीज़ अलग एकदम डिफरेंट दिख रहा है। बाहर की वायु का आना ये नहीं होगा, सूर्य की रोशनी का आना ये नहीं होगा। बाकी यहाँ पे ए बी सी ई और एफ सभी होंगे। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 52 का। चलिए 53 नंबर का देखते हैं। आरसीसी कार्य के लिए प्लास्टर का अनुपात है। देखिए आरसीसी कार्य के लिए प्लास्टर का क्या अनुपात है? तो ये क्या है? 1:2, 1:3 है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, कौन से कोयले में कार्बन का अंश 70 से 90% तक रहता है? अब देखिए, ये किसी क्वेश्चन पेपर में हम लोग कर चुके हैं, पूछा गया था और ये रिपीट हुआ है। तो देखिए इस टाइप से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जो एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइड। तो देखिए 54 नंबर में ये बिटुमिनस दिया हुआ है। इसमें जो है कार्बन की मात्रा 70 से 90% दिया है इसलिए, और सबसे अधिक रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी ये आंसर एंथ्रेसाइड भी लेता है व्यापम। अभी फिलहाल इसको बिटुमिनस बताया गया है। इसमें जो है हो सके दावा पत्ती होगा तो एंथ्रासाइट आ सकते हैं, एंथ्रासाइट में भी ज़्यादा दिखाया जाता है। तो अपना विवेक का उपयोग करें और कमेंट करके भी बता सकते हैं आप 54 का क्या आएगा। तो देखिए हमारे जो आंसर है आपका व्यापम का, वो बिटुमिनस है, और ये एंथ्रासाइड भी आता है, ये भी है। तो दोनों हैं, देख करके आपको आंसर लेना है। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन है। अभिकथन है, ग्रीन रेटिंग सिस्टम एक उपकरण है। देखिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम क्या है? एक उपकरण है। कारण दिया गया है, यह भवन के प्रदर्शन और पर्यावरण पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं है। तो देखिए कथन तो सही कहा गया है, लेकिन कारण सही नहीं है। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 55 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए निम्न रंग लेना चाहिए। देखिए बच्चों के लिए निम्न रंग लेना चाहिए, कौन सा रंग लेना चाहिए? तो 56 में देखिए उष्ण रंग, चमकीले रंग, उदासीन रंग, गाढ़े रंग। तो सही आंसर होगा चमकीले रंग। बच्चों के लिए, बच्चों को कौन सा पसंद है? तो ये 56 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर देखते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड 1970 के अनुसार स्थल योजना, साइट प्लान होना चाहिए। तो ये साइट प्लान क्या होना चाहिए? तो ये 1:1000। ये जो है करेक्ट आंसर होगा 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जोड़ी बनाइए, यहाँ दिया है जोड़ी बनाइए। आवासीय इमारत के लिए नियोजन करते समय बनाई जाने वाली योजनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो देखिए सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले स्थल योजना होगा पहला नंबर, फिर उसके बाद होगा फर्श योजना, फिर उसके बाद होगा आपका क्रॉस सेक्शन योजना तीसरा नंबर, फिर उसके बाद होगा आपका एलिवेशन योजना चौथा में, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका ये जो परिप्रेक्ष्य योजना है पांचवा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका भू आकृति योजना, ये हो जाएगा छठवां। तो छठवां क्रम देखिए, छठवां, पहला, तीसरा,
चौथा, पांचवा और दूसरा ये होगा, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 58 का। तो चलिए 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रंग उदासीन है? देखिए सफ़ेद, लाल, काला, हरा। तो कूट में आंसर लेना है। ये देखिए सफ़ेद है उदासीन रंग और आपका है काला है उदासीन रंग, लाल और हरा दोनों नहीं आएगा। तो फर्स्ट, पहला और थर्ड सही है, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आप कहते हैं सर एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करने का उतना समय नहीं है, ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो में, इसलिए केवल यहाँ पे हम प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि आपको अध्ययन नोटबुक से करना है। अपने नोटबुक से अध्ययन करके यहाँ प्रैक्टिस करिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। कभी कभी आपके एक मान के चलते हैं कि यही क्वेश्चन इस बार आएगा, ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस करना है। इससे हमको पता चल जाता है कि व्यापम कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उस टॉपिक को हम ज़्यादा अध्ययन करें, क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन उठ सकता है। इसका मतलब यह है प्रैक्टिस सेट का। चलिए अभिकथन ए, शरीर मैकेनिक का अर्थ है गति करते समय मांसपेशियां तथा मस्तिष्क की स्थिति सही रखना। देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ए तो सही है, कारण है गलत शरीर मैकेनिक के कारण रीढ़ की हड्डियों में समस्या आ जाती है। तो ए और आर दोनों सत्य है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में क्रियात्मक विकास का सही क्रम बताइए। तो देखिए बालकों में क्रियात्मक विकास का सही क्रम क्या होगा? देखिए अकेले खड़े होना पहला क्रम, फिर उसके बाद जो है एक तरफ से आगे और पीछे की ओर चलना दूसरा होगा, तीसरा होगा अकेले सीढ़ी चढ़ना, फिर आसानी से फर्नीचर के ऊपर कूदना। ये क्रम है। जब आप जमाएंगे तो इस तरह से होगा CBAD। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रारंभिक वयस्कता की उम्र का विस्तार है। प्रारंभिक वयस्कता 18 से 25 वर्ष, 16 से 21 वर्ष, 18 से 40 वर्ष और 18 से 30 वर्ष। तो देखिए सीधी सीधी बात है, यहाँ पे 18 से 30 वर्ष नहीं होगा। प्रारंभिक वयस्कता की उम्र क्या है? 18 से 25 वर्ष। तो ये ऑप्शन होगा 18 से 40 वर्ष। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 62 का सी आंसर लिया गया है। वैसे प्रारंभिक वयस्कता जो है एक्चुअल में आना चाहिए, प्रारंभिक जो वयस्कता होता है ये जो है 18 से 25 आना चाहिए, या 18 से 25। वैसे आंसर लिया गया है सी को। तो 62 का सी जो है करेक्ट आंसर है। आप भी कमेंट कर सकते हैं, जरूर अपना सुझाव दे सकते हैं। अगला है, विध्वंसकारी व्यवहार में मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल है। देखिए तो ये क्या होगा? चलिए देखते हैं। माता पिता के साथ असुरक्षित लगाव। देखिए विध्वंसकारी व्यवहार में मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल है, तो माता पिता के साथ असुरक्षित लगाव बिल्कुल ये भी होगा। गरीबी विस्तृत परिवार ये भी आएगा, और अभिभावकों द्वारा प्रतिरोधी बाल संगोपन के तरीके ये भी होगा। परिवार का तिरस्कृत वातावरण ये भी होगा। तो देखिए उपरोक्त जो है ए बी, यहाँ पे देखिए आप कूट में दिया गया है केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और डी। तो ए बी सी और डी सभी है, तो उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर है, सारे आएंगे। 63 का जो है डी आपका करेक्ट आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारत का पुनर्वास संगठन किस प्रकार के बालकों की शिक्षा के लिए स्थापित किया जाता है? तो ये प्रतिभाशाली बालक के लिए नहीं होता, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के लिए पुनर्वास संगठन जो है ये शिक्षा स्थापित की जाती है। तो 64 का बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहचान का संकट किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया था। 65 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवधि को अध्ययन में शामिल किया गया है? अध्ययन में शामिल किया गया 66। तो ये गर्भाधान से किशोरावस्था, जन्म से किशोरावस्था, जन्म से मरण, गर्भाधान से मृत्यु। बिल्कुल सही, गर्भाधान से मृत्यु तक। तो 66 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 67 का चलिए देखते हैं। पहला जो होगा मुखी अवस्था होगा, दूसरा जो होगा गुदी अवस्था, तीसरा जो होगा आपका लिंग प्रधान अवस्था, फिर उसके बाद होगा आपका लैटेंसी अवस्था चौथा, फिर लास्ट जो बच गया जनेंद्रीय अवस्था, ये हो जाएगा आपका 6। तो इस तरह से क्रम होगा DEBAC। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 67 का। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पूछा है, मानसिक विकलांगता के पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव मानव पर निम्नलिखित अवस्थाओं पर पड़ता है। तो देखिए ये कूट में दिया है, गर्भावस्था में, जन्म के दौरान, जन्मोपरांत, और निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव करें। तो देखिए 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। ये गर्भावस्था में भी होता है, जन्म के समय और मरणोपरांत। तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी तीनों आएगा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी जो है करेक्ट आंसर है 68 का। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन और कारण वाला है।
तो देखिए क्या कहा गया, बड़ा लंबा चौड़ा दिया है। बाल बाल श्रमिक को अक्सर ऐसे काम के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। अब चलिए देखते हैं ये 69 में। अब कारण दिया गया है, बाल श्रमिक के पीछे गरीबी एक मात्र सबसे बड़ा कारण है। देखिए तो ये क्या कहा गया है, कथन और कारण दोनों तो सही है। देखिए बाल श्रमिक के पीछे गरीबी एक मात्र सबसे बड़ा कारण है, सही बात है, क्योंकि उनके माता पिता, ध्यान रखेंगे, गरीब हैं, इसलिए उनको काम करना पड़ता है बाल श्रमिक। और बाल श्रमिक को अक्सर ऐसे काम में परिभाषित किया जाता है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता, उनकी गरिमा से वंचित करता है। सही बात है, बच्चा कोई भी काम नहीं करना चाहता लेकिन उसको करना पड़ता है। तो ये दोनों कथन जो है सत्य है, किंतु आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा डी का, 79 का डी जो है करेक्ट आंसर है। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्तंभ ए और बी दिया हुआ है। ए में है वैज्ञानिकों के नाम हैं, बी में सिद्धांतों के अनुसार सुमेलित करना है। एक है वैज्ञानिक का नाम और उसने कौन सा सिद्धांत दिया है उसको सुमेलित करना है। चलिए 70 नंबर में देखिए हार्वर्ड, ये जो हार्वर्ड है ये किस सिद्धांत को दिए हैं, तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, फर्स्ट का हो जाएगा आपका 3। बी का हैविंग हस्ट, ये विकासात्मक कार्य संबंधी थ्योरी है। फ्रायड का देखते हैं, सी का हो जाएगा आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स 2। और पैवलोव डी लास्ट जो है ये हो जाएगा आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो पैवलोव डी का 4। इस तरह से एक बार पुनः मिला लेंगे, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। मतलब समझ गए हार्वर्ड ने कौन सा थ्योरी दिया, इसको याद करते चलेंगे, बहुत अच्छा है। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिए। और उसके बाद हैविंग हस्ट, ये कौन सा थ्योरी दिए, तो विकासात्मक कार्य से संबंधित है। कभी कभी अकेले में भी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि हार्वर्ड का थ्योरी कौन सा है या इस थ्योरी को किसने दिया, तो इस तरह से पूछता है, तो आपको याद रखना है इन चीज़ों को। तो चलिए यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, 70 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है, तो देखिए परिवार नियोजन ये भी होता है, प्रसव समय महिला की देखभाल करना ये भी सही है, माता एवं शिशु की देखभाल। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे उपरोक्त सभी, मतलब डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका 71 का। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मार्गदर्शन का अर्थ विद्यार्थियों को निर्देशित करना, सही नहीं है, केवल निर्देशित करना नहीं होता। मार्गदर्शन केवल सामूहिक रूप से दिया जा सकता है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि सामूहिक रूप से मार्गदर्शन तो नहीं दिया जाता, व्यक्तिगत भी दिया जा सकता है। मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप में दिया जा सकता है, बिल्कुल सही, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, केवल सी। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 72 का। ऑप्शन जो दिया है आपके एग्जाम में उसके हिसाब से आपको आंसर लेना है, सारे आंसर को पढ़ना है। यहाँ प्रैक्टिस के तौर पर हम सारे आंसर नहीं पढ़ते समय को देखते हुए, लेकिन आपको पूरा पढ़ के लेना है। चलिए परामर्श सत्र के दौरान 2 बातों से दूर रहना चाहिए। देखिए किस किस बातों से दूर रहना चाहिए, नैतिक उपदेश से परामर्श सत्र के दौरान कौन से 2 बातें हैं उससे दूर रहना चाहिए। तो नैतिक, सबसे पहला क्या देखें हम, नैतिक उपदेश, प्रशंसा करना ये नहीं, अगला है आनंद वृत्ति, ये नहीं, निंदा करना। तो नैतिक उपदेश और निंदा करना ये 2 चीज, ए और डी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 73 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का। अभिकथन धनात्मक, देखिए अभिकथन दिया हुआ है 74 में, तो यहाँ देखते हैं धनात्मक अच्छी पारिवारिक गतिशीलता स्वस्थ विकास और अच्छे स्वस्थ आत्मसम्मान को बढ़ावा देती, सही बात है। अगला है गतिशीलता वे ताकतें हैं जो किसी जटिल प्रणाली को आकार और स्वरूप बदलने के लिए कार्य करते हैं। तो दोनों कथन सही है, लेकिन ये जो कारण है यार ये व्याख्या नहीं करता इसका, क्योंकि धनात्मक अच्छी पारिवारिक गतिशील स्वास्थ्य विकास और अच्छे स्वस्थ आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, ये सही है, लेकिन ये जो कारण है ये उसका व्याख्या नहीं करता। तो अभिकथन ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करते। तो देखिए 74 नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 का। पाठ्यक्रम विकास में सम्मिलित कथनों का सही क्रम में व्यवस्थित करें, 75। तो देखिए 75 में सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले होगा आवश्यकताओं का आकलन पहला, फिर लक्ष्य और उद्देश्य तैयार करना दूसरा, फिर उसके बाद सामग्री चयन और आयोजन तीसरा, फिर उसके बाद उपयुक्त अनुदेशात्मक रणनीतियों का चयन करना चौथा, फिर उसके बाद है आखिरी अधिगम और निर्देश की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ये हो जाएगा 5वां।
तो इस तरह से BADCE ये क्रम होगा। 75 का जो है बी जो है करेक्ट आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार हिंसा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आर्थिक हिंसा, लैंगिक हिंसा। तो देखिए 76 में ए और बी दोनों है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या कहता है, आर्थिक हिंसा भी और लैंगिक हिंसा दोनों की बात करता है। तो 76 का जो है डी करेक्ट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सामाजिक शोध के निम्नलिखित चरणों का क्रम में व्यवस्थित करें, सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए सही क्रम में कौन सा होगा, तो देखिए सबसे पहले साहित्य की समीक्षा होगी, उसके बाद जो है आंकड़ों का संकलन करेंगे, फिर उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, फिर रिपोर्ट लिखेंगे। देखिए आप क्रम खुद जमा लीजिए, DBCA। तो 77 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए सामाजिक शोध करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, साहित्य की समीक्षा करेंगे। भाई कोई चीज़ है साहित्य, उसका समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही संकलन करेंगे उसका, उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और फिर रिपोर्ट लिखेंगे। ए जो है करेक्ट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 78 नंबर में देखिए कहा है, एक तरफ जो है निम्नलिखित स्तंभ ए में दी गई विवाह की शैलियों का स्तंभ है और बी से इसको मिलान करना है, एक पुरुष और एक महिला। देखिए 78 नंबर का एक पुरुष और एक महिला, तो ये क्या है, ये जो पहला है ये आ जाएगा आपका मोनोगैमी। सेकंड बी है एक पुरुष और दो या अधिक महिलाएं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, पॉलीगैमी। मतलब बी का 3 एक महिला और कई पुरुष, ये क्या हो जाएगा, पॉलीएंड्री। इस तरह से सी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला, अभिभावकत्व की सबसे अच्छी शैली कौन सी है। अब देखिए ये 2024 अभी फिलहाल जुलाई में आयोजित हुआ था, ये वाला क्वेश्चन पेपर है ये, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैसा पैटर्न में पूछा है, आप जरूर ये सारे क्वेश्चन करें। अभिभावकत्व सबसे अच्छी शैली कौन सी है, तो कौन सी है, आधिकारिक अभिभावकत्व। बिल्कुल, अधिकारिता के साथ जो अभिभावक है वो सबसे अच्छी शैली है, क्योंकि आपके बहुत सारे अधिकार हैं जिसको हमें अभिभावकत्व में शामिल होना चाहिए। तो ए 79 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों को कौन परिभाषित करता है। तो देखिए 80 नंबर में कौन परिभाषित करते हैं, नागरिक कानून। कौन परिभाषित करता है, नागरिक कानून। बी जो है करेक्ट आंसर है। फ्लैश कार्ड की संख्या होनी चाहिए, 81 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्या होनी चाहिए, 10 से 12 होनी चाहिए। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है, प्रभावी संचार देखने, सुनने और करने की संयुक्त रूप है। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये तो सही है, कारण दिया गया दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग सीखने के अनुभव को पूर्ण करता है, बिल्कुल नहीं। तो केवल क्या है यहाँ पे 82 का, केवल यहाँ पे अभिकथन ए जो है सही है और कारण जो दिया गया है ये गलत है, तो यहाँ पे डी जो है करेक्ट आंसर होगा 82 का। चलिए अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, संचार हेतु बर्लो द्वारा प्रतिपादित मॉडल है। संचार हेतु बर्लो द्वारा प्रतिपादित कौन सा मॉडल है, तो ये ट्रांजैक्शन मॉडल है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 83 का। 84 नंबर में जनसंचार के क्या माध्यम, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जनसंचार का क्या माध्यम है, तो देखिए इंफ्रारेड, ये नहीं, मोबाइल फ़ोन, वाईफाई और उपयुक्त सभी। देखिए ये हमको इंफ्रारेड पढ़ने से कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन दिया है ये तो है, क्योंकि जनसंचार के माध्यम, एक बार मैं बता रहा हूँ, वैसे इंफ्रारेड भी आएगा, लेकिन आपको अगर नहीं आता तो पेपर में कैसे सॉल्व करें। मोबाइल फ़ोन है, वाईफाई भी है और उपरोक्त सभी दिया, मतलब डी आएगा। तो यहाँ सिर्फ डी लिखा है, देखिए नीचे में कूट है, तो ये सभी आएंगे, मतलब ए बी सी और डी, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 84 का। चलिए 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह से जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ जब सॉल्व करते हैं तो पेपर में आप गलती नहीं करती, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। लिखित संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, चलिए देखिए लिखित संचार के माध्यम, देखिए यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो लिखित संचार के माध्यम जन समूह तक पहुँचते हैं, ये सही है। उसके बाद भेजने की समय लगता है, ये भेजने वाली बातें नहीं, क्योंकि लिखित की बात हो रही है, तो लिखित संदेश प्रमाणित, ये सी आ जाएगा और सही होते हैं बिल्कुल, तो ए सी और डी आएगा, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 85 का। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, संचार की विशेषताएं पहला है, दूसरा है जनसंचार। तो 86 में देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ए संदेश प्रवाह। देखिए
संदेश प्रवाह ये क्या होगा, एक तरफा होगा। संदेश प्रवाह ए का 2। अब चलिए देखिए संचार तत्व, इसकी विशेषता देखना है तो संचार तत्व की विशेषता देखिए। संचार तत्व क्या होगा, ये हो जाएगा आपका अंतर स्थापित, बी का 5। सी का देख लेते हैं, फीडबैक की मात्रा कम, बड़े समूह तक पहुंचने की गति, देखिए डी, ये क्या होगा, अपेक्षाकृत तीव्र होगा, तो डी का 3। उसके बाद ई का बच्चा कौन सा है आपका 4, ज्ञान में परिवर्तन, तो संभावित प्रभाव क्या होगा, ज्ञान में परिवर्तन, तो ई का जो है 4 होगा। एक बार पुनः मिलाएंगे, ए का 2, बी का 5, सी का 1, डी का 3 और ई का 4, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 86 का। चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संचार की निर्णय प्रक्रिया में भूमिका है, तो देखिए संचार की निर्णय प्रक्रिया में क्या भूमिका है 87 में, तो बाधक, सहायक, ये सहायक है, बी करेक्ट आंसर होगा। पंचायत के स्तरों को क्रमबद्ध कीजिए, तो देखिए पंचायत के स्तर को क्रमबद्ध कैसे करेंगे, देखिए जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले क्या आएगा, चलिए आप भी जमाइए। सबसे पहले क्या होता है जी, ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत के बाद क्या होता है, जिला परिषद होता है, फिर पंचायत समिति, ऐसा क्रम होता है। तो ग्राम पंचायत ध्यान रखेंगे 88 का, पहले ग्राम पंचायत, फिर ग्राम पंचायत पहले होगा, फिर पंचायत समिति होगा, क्या होगा, पंचायत समिति होगा, फिर जिला परिषद बनेगा, फिर क्या होगा, जिला परिषद बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा CBA, मतलब ऐसे पीछे तरफ से क्रम है, पहले ग्राम पंचायत होता है, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, तो CB और A, तो 88 का जो है ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या दृश्य साधन है, टेप रिकॉर्डर, चाकबोर्ड, टेलीविजन, रेडियो। तो देखिए दृश्य साधन कौन सा है 89 में, तो ये चाक बोर्ड है। देखिए दृश्य साधन कह रहा है, ध्यान रखिएगा, टेप रिकॉर्डर दृश्य नहीं है, टेलीविजन दृश्य देखते हैं लेकिन दृश्य साधन नहीं है केवल, और ये रेडियो भी, तो ये सुनते भी हैं देखते भी हैं, लेकिन चाक जो बोर्ड है केवल देखते हैं, चाक बोर्ड में जब लिखा जाता है तो इसलिए ये दृश्य साधन माना गया है। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर में क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संचार के लिगन्स मॉडल के चरणों को क्रमबद्ध करें। तो देखिए 90 में इसका आंसर होगा, पहला क्या होगा, संचारक, पहला क्या होगा, संचारक, फिर संदेश, फिर उसके बाद क्या होगा, तीसरा में माध्यम, फिर उसके बाद होगा आपका चौथा प्रतिपादन, फिर होगा छठवां श्रोता, फिर सातवां होगा श्रोता प्रक्रिया। तो क्रम देखेंगे एक बार, CABEDEDF ये क्रम होगा, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 90 का। चलिए 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, गैर सरकारी संगठन सामुदायिक विकास परियोजनाओं में सहायक होते हैं, उनके उद्देश्य होते हैं। तो देखिए 91 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं इनके उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार, ये बिल्कुल सही है, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना ये भी होता है, रोजगार के अवसर खत्म करना ये नहीं होता, और अपनी सहायता करना ये नहीं होता। तो ए और बी दोनों सही है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 91 का। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को क्रमबद्ध कीजिए। देखिए क्रमबद्ध करना है 92, तो क्रमबद्ध कैसे होगा, सबसे पहले होगा समस्या का विश्लेषण करना, समस्या का विश्लेषण करना, फिर उसके बाद प्रयोग डिजाइन आंकड़ों का संग्रहण करना, फिर उसके बाद आंकड़ों को रूप प्रदान करना, फिर उसके बाद हो जाएगा आप जो है चौथा मॉडल को जांचना, और पांचवा हो जाएगा परिणाम का अनुमान लगाना। तो डी करेक्ट आंसर है। देखिए क्रम पहले सी, फिर ए, फिर बी, फिर ई, फिर डी, मतलब 92 का जो है डी जो है करेक्ट आंसर है। सुमेलित कीजिए 93 नंबर का। तो देखिए व्यक्तिगत संचार विधि, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका व्यक्ति विशेष का सहयोग। सामूहिक संपर्क विधि, ये हो जाएगा आपका कम समय में अधिक संपर्क। परिपत्र, तो देखिए सी का क्या हो जाएगा, ये छोटा और स्पष्ट। समाचार पत्र मतलब नवीन जानकारी पहुंचाना, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ये करेक्ट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास में शामिल है 94 नंबर। तो कौन सा शामिल है, समूह और भागीदारी ये भी शामिल है, सामुदायिक भावना भी शामिल है, भौगोलिक स्तर भी शामिल है, मतलब सभी आएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभिक वर्ष है 95 नंबर में, ये भी पूछा है। तो ये 2001 में प्रारंभ हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, तो 95 का भी जो है करेक्ट आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषता है, तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषता क्या क्या है, तो सभी लोगों के लिए है, सही है ये। और ये जो है ग्रामीण नेतृत्व का विकास है, ये भी सही है। आत्मनिर्भरता की भावना में कमी नहीं होता, स्थानीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, तो ए, बी और डी सही होगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 96 का। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज के जनक कौन हैं। देखिए पंचायती राज के जनक तो आप सभी जानते हैं, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत राज की
सिफारिश इन्होंने की थी, तो इनको पंचायती राज का जनक कहा जाता है। अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये जीके में भी आपकी पंचायती राज है, तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय से संचालित है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 98 नंबर क्वेश्चन। तो ये राष्ट्रीय विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला बाल वित्त मंत्रालय, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। 98 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभिकथन है, कुछ कौशल के विकास में वर्कशॉप विधि प्रभावी है। देखिए 99 का, तो ये क्या है? ये सही है। कारण है, वर्कशॉप प्रशिक्षण विशेषज्ञों के द्वारा दिया जाता है। व्यक्तिगत संगोष्ठियाँ, अनौपचारिक चर्चा, निर्देशन कार्यशाला कार्यसत्र हेतु आवश्यक है। तो देखिए दोनों सही है, लेकिन अभिकथन आर जो है जो कारण है, ये अभिकथन का सही कारण देखिए लिखा है यहाँ पे, कारण आर अभिकथन ए का सही कारण है। तो दोनों सही है और कारण भी सही है। तो 98 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 100 नंबर और ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्न को प्रारंभ वर्ष के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए क्रमबद्ध करना है, तो यहाँ देखिए किस तरह से क्रमबद्ध करें हम। तो सबसे पहला होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर उसके बाद होगा देखिए नहीं 100 नंबर क्वेश्चन, तो सबसे पहला होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर उसके बाद एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर उसके बाद होगा पंचायती राज, फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण जो है रोजगार गारंटी। तो ये हो जाएगा CBAD, ये क्रम है। तो 100 का बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसे अभ्यास कर सकें। और ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है, पुनः मैं बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आप पूरा अच्छे से किया करें, क्योंकि आप ये कमेंट ना करें कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है हमारा। हम देखते हैं कि हमारी रणनीति क्या हो, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया जा रहा है, इससे हेल्प मिलता है। और गलती ना करें हमसे, जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो गलतियाँ बहुत कम होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा, लगातार वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। जय हिंद।